हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे साइंस सब्जेक्ट के फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली 2 चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, फोर्स और सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि फोर्स क्या होता है। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है फोर्स के बारे में, तो अगर हम यहाँ बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो हमने ये पढ़ा है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाया जाता है पुश या पुल के फॉर्म में, और वो एफर्ट जो है उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसे ही फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश or pull or hit on an object that changes or tends to change its state of motion और ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने डेफिनेशन लिखी है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस लाइन को समझना होगा कि स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट क्या लिखा हुआ है मैंने। स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें पता है कि 2 स्टेट में हो सकता है, या तो मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। ठीक है, तो सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है और वो रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, और यहाँ पर हमने इस पर पुश या पुल का कोई भी एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, तो देखा कि जब हम पुश कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में था तो एक्सेलरेट हो गया। एक्सेलरेट को ए से डिनोट कर दिया हमने। ये ऑब्जेक्ट में जब पुश किया तो ये ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेट हो गया, और एक्सेलरेट होके कुछ डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, मान लो ये यहाँ आ गया, यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एक्सटर्नल एफर्ट पुश के फॉर्म में लगा था, इसको हम कहेंगे फोर्स, और जिसे हम F से डिनोट करते हैं। तो फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया फोर्स। इसी तरह से अगर मैं इसको पुल वाले केस में देखूं, तो रेस्ट में था, इस तरफ आया, एक्सेलरेट हुआ इस तरफ भी आने पे, और इधर डिस्प्लेस हुआ, तो पुल वाले फॉर्म में ये फोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि कोई एक ऑब्जेक्ट जब उसकी किसी भी स्टेट में होगा, चाहे वो रेस्ट में है, और यही सेम केस मोशन वाले केस में होगा कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हुआ यहाँ पर, तो हम उसे फोर्स लगाएंगे और एक्सेलरेट, उसका जो एक्सेलरेशन जो भी था उसे कम करने की कोशिश करेंगे। मान लो मोशन में और हमें उसे रेस्ट में लाना है, तो हम उसका एक्सेलरेशन जो है वो कम करने की कोशिश करेंगे फोर्स लगा के। तो कुल मिला के उस मास पे और उसके एक्सेलरेशन पे हम वर्क कर रहे हैं फोर्स लगा के। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन सामने आती है कि फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ मैं। क्यों लिख सकता हूँ? देखो, उसका रीज़न क्या है। यहाँ पर हमने कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाया जो कि फोर्स के फॉर्म में F आ गया। ठीक है, यहाँ पर उसका मास है जो कि डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस कैसे होगा? एक्सेलरेट होके होगा। ठीक है, तो फोर्स कब लगा रहे हैं हम? उस मास पे लगा रहे हैं, और उस बॉडी का एक्सेलरेशन या तो देने के लिए लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन उसमें एक्सेलरेट करने के लिए, या उसका एक्सेलरेशन कम करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स का सीधा सीधा यहाँ से इसका कनेक्शन ये है कि मास इंटू एक्सेलरेशन। इतना क्लियर है? तो यहाँ से ये डेफिनेशन हो गई कि जो कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि पुश या पुल के फॉर्म में लगेगा, ठीक है, और वो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की, या चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक क्लियर? अब इसके आगे बढ़ते हैं हम कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखो, फोर्स की एसआई यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों की एसआई यूनिट पता होना चाहिए। तो मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, केजी। ठीक है, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। तो अब हमें ये पता चल गया कि फोर्स की एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब इसको क्या हुआ कि इतनी बड़ी यूनिट ना लिखते हुए न्यूटन सर ने इसको क्या करा, इसको न्यूटन नाम दे दिया, कैपिटल N से न्यूटन लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये रिमार्क में चाहो तो लिख सकते हो आप। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको यहाँ लिखते जाएंगे अपन। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट में जब स्टार लगा के लिखूंगा तो उसको आप इंपॉर्टेंट चीज़ों में लिख लेना, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं सब। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि फोर्स की जो एसआई यूनिट हो गई वो न्यूटन हो गई, और अगर जब हमें न्यूटन को ब्रेक करना होगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम करेंगे उसे। ठीक है, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आ जाता है, किसी क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपको जो फोर्स की यूनिट है वो डाइन में निकालनी है, डायन नहीं डाइन, है ना, DYNE, डाइन, DYNE ये। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ बोला जाए किसी क्वेश्चन में तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी होगी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। मतलब अगर आपका मान लो फोर्स आया 10 न्यूटन, फोर्स आया 10 न्यूटन, ठीक है, और आपको बोला जाए कि इस 10 न्यूटन का हमको जो फाइनल आंसर चाहिए वो डाइन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 10 × 10⁵ डाइन हो जाएगा यहाँ पर, और इसे हम लिख सकते हैं 10⁶ डाइन। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि फोर्स की यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और अगर हमें कहीं पर डाइन में निकालने को बोला तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट बात आती है इसमें फोर्स में कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है जब हमें कि फोर्स का फॉर्मूले में हमने देखा कि मास इंटू एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, मास स्केलर है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर का जब साथ में मल्टीपल या कुछ भी ऑपरेशंस होते हैं तो वहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है। ठीक है, तो फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इस फॉर्मूले से ना भी देखें तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई एक डोर है, एक ग्लास का डोर है, और उस डोर को हमें ओपन करना है, और उसके ऊपर पुल या पुश कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है, या मैंने आपको बताया नहीं कि इसको पुल करना है या पुश करना है, और आपको बोला कि इसको ओपन करना है। ठीक है, अब आप उसको गए और आपने उसमें पुश किया, आपने पुश करते गए, फोर्स लगाते गए, लेकिन वो जो डोर है वो ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं बताई मैंने वहाँ पर, सिर्फ आपको ये बता दिया कि उस पर फोर्स लगाना है, और आप लगाए जा रहे हो तो ओपन ही नहीं हो रहा है डोर। तो यहाँ पर क्या मुझे बताना था आपको कि उसको इनवर्ट डायरेक्शन में मतलब पुल करना है। ठीक है, या फिर अगर पुश करना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है ना। तो इस केस में क्या पता चला हमें कि हमें मैग्नीट्यूड तो पता था फोर्स, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता थी, जिसके कारण हमें क्या हुआ कि हम उस फोर्स को लगा रहे हैं लेकिन फिर भी डोर ओपन नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि फोर्स के साथ, फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी जरूरी है, और मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन आ जाता है तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा हो आपको तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको रोक सकते हो, इसको पॉज करके लिख सकते हो। अगर मैं इसके साथ में PDF नोट्स भी दूंगा आपको तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो, जहाँ से आपको ईजी लगे। यहाँ पर जिस सीक्वेंस में हम चलते जा रहे हैं उस सीक्वेंस में आप नोट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट टॉपिक हो गया फोर्स लिख लिया, फिर उसके बाद में फोर्स की SI यूनिट लिख ली, फिर उसके बाद में फोर्स कौन सी क्वांटिटी वो लिख लिया, और फोर्स का फॉर्मूला वगैरह लिखते हुए और ये हमने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फोर्स की हमने कंप्लीट कर ली, फोर्स के बारे में समझ लिया। अब हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स जो समझने के लिए हमें 2 कंडीशंस को समझना होगा। एक कंडीशन होती है कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, और दूसरी कंडीशन कि कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स आ जाता है, सेम वही वाला टाइप्स ऑफ फोर्स, या बोल सकते हैं कैसे उस पर लग रहा है फोर्स। ठीक है, जो कि ये कंडीशन हमारी बुक में दी हुई है, ये हम अलग से स्टडी कर रहे हैं समझने के लिए कि फोर्स अप्लाई किस तरह से होता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल लेके कि ये कोई ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, उसका मास m है, और मैं इसे पुश कर रहा हूँ। ठीक है, समझना है, यहाँ पर पुश कर रहा हूँ तो मुझे इसके कांटेक्ट में आना पड़ रहा है, इसको टच करना पड़ रहा है, और टच करना पड़ रहा है मतलब कांटेक्ट में आ रहा हूँ मैं इसके। तो यहाँ पर एक फोर्स हो जाएगा जो कि होता है कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और सेकेंड हो जाएगा ठीक इसका अपोजिट नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए आप बोलोगे कि सर बुक में तो यही वाले टाइप दिए हुए हैं, तो हाँ ये वाले टाइप दिए और हमें करना भी यही है, पर ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि फोर्सेस किस तरह से अप्लाई होते हैं, क्योंकि आपको ये कई बार किसी दूसरे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो आप दूसरी अदर एग्ज़ाम्स देते हो ना, कभी
जैसे ओलंपियाड वगैरह, तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें ध्यान रहे कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कुछ होता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स से समझ में आ गया होगा। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम, यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल, कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि मस्कुलर फोर्स है, जो हमने हमारी मसल्स से लगाया। ठीक है, उसके अलावा हम एक आध एग्जाम्पल और लें तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि टॉर्क, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स मतलब कोई एक रोप से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो उस जो रोप पे जो एक फोर्स लग रहा है वो टच हो, यहाँ पर रोप बांधी है तो वो कांटेक्ट में उसके और वो उसको पुल कर रहा है। इसके अलावा एक एग्जांपल बोल सकते हैं हम इसको एयर का एग्जांपल, एयर का फोर्स जो लग रहा है। ठीक है, एयर भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है। अब आप बोलेंगे सर एयर तो दिखती नहीं है तो कैसे लगती है, मतलब कांटेक्ट में कैसे आती है। तो आपने ये देखा होगा हम जब बाइसिकल चलाते हैं और सामने से अगर हम किसी इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम मूव कर रहे हैं, उस अपनी बाइसिकल को चला रहे हैं, तो वहाँ पर हमें देखा होगा कि हमें कुछ एक एयर का जो फोर्स है वो हमें पीछे की तरफ धकेलता है। तो हमारे कांटेक्ट में, मतलब हमको लग रही है एयर, ठीक है, हमारे कांटेक्ट में आ रही है, तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि एयर भी जो है कांटेक्ट में आती है। ठीक है, और इसी तरह से नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आपको सबको पता है, एक अर्थ जो है ऑब्जेक्ट में, जैसे इस तरह से अगर मैंने कोई चौक को छोड़ा तो ये इस तरह से नीचे की तरफ चले गई। इसमें किसी तरह का किसी ने कोई कांटेक्ट आया क्या? यहाँ जब तक मैंने उसको पकड़ रखा तो जब तक कांटेक्ट में थी, लेकिन जब मैंने उसको छोड़ा तो कोई कांटेक्ट में नहीं, इसे यहीं रुक जाना था। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे बिना कुछ कांटेक्ट में, तो यहाँ पर उसने, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। ठीक है, इसकी PDF में आपको एक एक चीज़ में आपको मेंशन करके दूंगा। ठीक है, कुछ सिंपल एग्जांपल्स यहाँ बता के दूंगा, वो आप वहाँ से नोट कर लेना। अब आते हैं हमारे मेन जो है इसमें कि टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन से हो जाएंगे। एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ये दो तरह के फोर्स होते हैं, टाइप्स। अब कैसे पता चलेगा बैलेंस फोर्स कौन सा है और अनबैलेंस फोर्स कौन सा है? तो सेम वही एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। एक अगर बॉक्स है, उसका मास m है और इधर से कोई फोर्स लग रहा है F1, इधर से कोई फोर्स लग रहा है F2। ठीक है, तो F1, तो यहाँ पर जब बैलेंस फोर्स में जब दोनों बराबर होंगे, F1 इक्वल टू F2 जब होगा तो वो बैलेंस फोर्स होंगे। ठीक है, F1 इक्वल टू F2 मतलब ये फोर्स जितना इस तरफ लग रहा है उसका अपोजिट फोर्स भी सेम लग रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F2 जो कि बैलेंस फोर्स होगा, और ऑब्जेक्ट जो है अपनी प्लेस पर ही रहेगा, डिस्प्लेस नहीं होगा इधर से उधर। ठीक है, इसी तरह से अनबैलेंस फोर्स जो है वो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। इधर से कोई फोर्स लग रहा है F1, इधर से कोई फोर्स लग रहा है F2, तो यहाँ पर आ जाएगा F1 नॉट इक्वल टू F2। जब ऐसा कुछ केस आएगा तो ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है, बैलेंस और अनबैलेंस वाला सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। इसके आगे हम अब सेकंड चीज़ जो हमारी लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे। फोर्स इतना ही था, बस इतना ही समझना था हमें सिंपल टाइप में, फोर्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, बस इतना ही समझना था। अब हम आगे आएंगे हमारे न्यूटन के लॉज पे। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, 3 लॉज होते हैं न्यूटन के, उसको स्टडी करेंगे, जिसे हम लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, या न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टार्ट करेंगे हम। अब न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हैं, उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें गैलीलियो सर का एक लॉ समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले न्यूटन का लॉ नहीं, इस केस में फोर्स वाले केस में गैलीलियो सर ने एक लॉ दिया था, उसे समझ लेते हैं पहले। उसी लॉ से फिर आगे के लॉ जो है वो कोरिलेट होंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब हम आगे उससे समझेंगे। तो सबसे पहले जो गैलीलियो सर का जो लॉ था उसमें उन्होंने कहा था कि सपोज कोई एक इंक्लाइन सरफेस है ना, इंक्लाइन सरफेस पे है, सरफेस है तो वो नीचे से इस सरफेस से कुछ ना कुछ थीटा डिग्री पर एंगल बना रही होगी, और इस इंक्लाइन सरफेस से सपोज कोई एक बॉल है या फिर मार्बल है जो कि सर्कुलर शेप में है ना, स्फेरिकल शेप में है, सॉरी, उस स्फेरिकल शेप में जो मार्बल है या बॉल है वो अगर किसी एंगल पर हम इस तरह से ऊपर से रिलीज़ करते हैं, इसको यहाँ से अगर रिलीज़ करते हैं तो ये जो बॉल है ये अपनी सेम डिस्टेंस तक जाकर वापस आएगी, ये इस डिस्टेंस तक जाकर रुकेगी और यहाँ से वापस की तरफ आएगी। ठीक है, ये गैलीलियो का लॉ जो कहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आइडियल केस में हो रही हैं।
आइडियल केस मतलब जहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इस बॉल पर नहीं लग रहा है, किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई एयर या कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा है, उस केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस मार्बल को यहाँ से रिलीज किया गया तो इस ए वाले एंगल पे, सपोज ये कोई एंगल रखा था हमने, यहाँ पर कुछ एंगल होगा जो कि ए एंगल होगा। ठीक है, अब इस एंगल को हमने क्या करा, यहाँ से कम कर दिया और इधर की तरफ कर दिया। सपोज ये बी लाइन ले ली है ना, यहाँ तक। ठीक है, अब इस केस में भी क्या होगा, सेम चीज़ होगी कि यहाँ पर जो मार्बल था वो सेम हाइट पर जाकर रुकेगा और वापस की तरफ आएगा। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि जब तक कोई एक मार्बल अपनी सेम हाइट को गेन नहीं कर लेता आइडियल केस में, तब तक वो मार्बल रेस्ट में नहीं आएगा, वो मोशन में ही रहेगा। तो अगर इसको मैं फिर इस प्लेन पर अप्लाई करूं, स्ट्रेट प्लेन पे, तो क्या होगा फिर, ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन है नीचे वाली, यहाँ से कोई एंगल नहीं है, जीरो का एंगल हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये मार्बल यहाँ से आ रहा है, इसके बाद इधर जा रहा है, तो ये मार्बल जो है इन्फिनिटी तक जलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कभी इस हाइट पर पहुंचेगी नहीं। स्ट्रेट लाइन मैंने बोला है, ऐसा नहीं कि आगे चल के ऊपर नीचे हो जाए, मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट लाइन पर जब मूव होगा ये इस तरह से इंक्लाइंड से आके, तो जब तक इसकी हाइट, ये यहाँ पर हाइट को गेन नहीं कर लेता, तब तक वो रुकेगा नहीं, और ये हाइट कभी यहाँ पर गेन होगी नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये गैलीलियो का लॉ था कि कोई भी एक मार्बल जो है अपनी इक्वल हाइट को गेन करता है अगर वो किसी इंक्लाइंड पाथ से छोड़ा गया। इतना क्लियर हो गया? बस यहीं से जो है इसी लॉ को देखते हुए, इसी स्टेटमेंट को देखते हुए न्यूटन सर ने अपना फर्स्ट लॉ दिया कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है किसी स्ट्रेट लाइन पर तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे रोकने के लिए या उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए उसे मजबूर ना किया जाए। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसे मैं अभी आपको इस बोर्ड पे लिख देता हूँ। न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ, जो हमारा जो टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसको बोल सकते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है ये, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless compelled to change its state by an applied force। ठीक है, ये स्टेटमेंट है न्यूटन सर का फर्स्ट स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंप्लीट टू चेंज इट्स स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। किसी बाहरी अप्लाइड फोर्स जब तक उसे मजबूर नहीं कर देगा। कंप्लीट का मतलब होता है मजबूर करना। क्या करने के लिए मजबूर? किसके लिए? चेंज करने के लिए उसकी स्टेट को। ठीक है, तब जब तक मजबूर नहीं कर देगा तब तक वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा किसी स्ट्रेट पाथ पर। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उस पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें हमारे, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए रजिस्ट करता है। रजिस्ट करता है मतलब रोकता है। वो ये चाहता है कि मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहूँ, और अगर मोशन में हूँ तो मोशन में रहूँ। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है, जो कि इनर्शिया की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी होगी या नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ। इनर्शिया का मतलब होता है कि जब कोई उसकी नेचुरल टेंडेंसी, किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी कि वो अपने आप को रजिस्ट करता है उसी कंडीशन में रहने के लिए। जैसे अगर रेस्ट में है तो हमने जब फोर्स लगाया तो वो कुछ टाइम तक जितनी उसकी इनर्शिया है, जितना उसका इनर्शिया है, तब तक वो उस ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होने के लिए, मोशन में आने के लिए रजिस्ट करेगा।
और जब उसका हमने फोर्स जो है इनर्शिया से ज़्यादा लगा दिया तब वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ होती है कि आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी जो है, हम जब बस या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर ट्रेन मोशन में है तो हमारी बॉडी जो है रेस्ट में होती है जब हम बैठे होते हैं सीट पर, और उसी समय अगर अचानक से ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी, अगर ट्रेन आगे की तरफ इस तरह से चलती है तो हम आगे की तरफ रुक जाते हैं। ये आपने सभी ने ये सिंपल एग्जाम्पल जो है, ये एक नेचुरल एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सपोज किसी बस में हम अगर खड़े हैं, ठीक है, और बस रुकी हुई है, बस रेस्ट में, हम भी रेस्ट में, तो हम अपने आप को रेस्ट में रख रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस में एक्सेलरेट किया, बस आगे की तरफ बढ़ी, तो हम पीछे की तरफ यूँ जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी थी किस कंडीशन में, यहाँ पे रेस्ट में थी, तो हमारी बॉडी जो है वो रजिस्ट कर रही थी कि हम रेस्ट में ही रहेंगे, उस कारण से हम पीछे की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। तो यही होता है इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अब अगर किसी ने ये नोट नहीं किया चाहे तो यहाँ से नोट कर सकता है, नहीं तो नोट्स भी दे रहा हूँ फिर मैं, ठीक है। इनर्शिया की डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम इनर्शिया की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। इनर्शिया, देखिए, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी of an object to resist a change in its state of motion or of rest, ठीक है। सिंपल है जो मैंने अभी आपको बताया। इनर्शिया क्या होता है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हर एक ऑब्जेक्ट की कि वो उसको अपने आप को जिस स्टेट में है उस स्टेट में रखने की कोशिश करता है, रजिस्ट करता है, अपोज करता है। कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता भी है ना, तो वो जब तक अपोज करता है जब तक उसका इनर्शिया उतना है, जितना इनर्शिया उसके अंदर होगा, जितना वो रेजिस्ट कर सकता होगा। अब सर इनर्शिया कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हम इसको भी नोट करने वाली चीज़ है, ये याद रखने वाली चीज़ है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ही इनर्शिया होता है। यहाँ तक क्लियर। तो ये हमारा जो इतना आज का जो टॉपिक है, जिसके अंदर हमने फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, गैलीलियो लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टडी कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की स्टडी करेंगे। तो आप उसके लिए तैयार रहें, पहले से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लें ताकि उससे ईजिली हमें यहाँ पर जल्दी समझ में आए, ठीक है। यहाँ इनर्शिया कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की तरफ जब हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।